हो तुमको पसंद जो बात वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। ये बात देश का युवा बिल्कुल अच्छे समझता है, उत्तर प्रदेश का युवा बिल्कुल अच्छे से समझता है कि अगर आप रात को रात कहेंगे, आप कहेंगे 4.5 लाख मिला तो हम मानने नहीं वाले। कि युवा हर दिन लाठी खाता है, हर दिन पुलिस से डंडे खाता है, और क्यों खाता है? क्योंकि वो सरकार से रोजगार मांग रहा है। इको गार्डन में जय किसान, किसानों का सैलाब है और किसान इस समय इको गार्डन में किसान महापंचायत कर रहे हैं। उसी मंच के सामने मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा जरा वो मंच दिखाएं जो किसान महापंचायत का मंच है। जय किसान की गूंज। इस देश में किसान अपने हक के लिए लगातार 1 साल के आंदोलन के बाद ये जो लखनऊ के मुकाम पर है, आज उसी मंच के सामने जय जवान भी है। ये उत्तर प्रदेश का नौजवान, बेरोजगार नौजवान, बेरोजगारी का दंश झेल रहे उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े सरकारी दावों की क्या है हकीकत, उस हकीकत को आज ये उस हकीकत को सामने लाने वाले नौजवान हैं। इनके हाथ में आप देखिए, मैं कर रहा हूँ क्लोजअप में, आप दिखाइए, क्लोजअप में दिखाइए, ये पोस्टर दिखाइए। लखनऊ चलो, लखनऊ चलो, आंकड़ों में मत उलझाओ, रोजगार कहाँ है यह बतलाओ, निजीकरण पर रोक लगाओ, रोजगार को मौलिक अधिकार बनाओ। यूपी में खाली पड़े 25 लाख सरकारी पदों को भरने, रोजगार न देने तक 10,000 बेरोजगारी भत्ता का कानून बनाने समेत विभिन्न मांगों को लेके। अब नीचे गौर कीजिएगा, यहाँ पर 10 दिन बाद जय किसान के बाद जय जवान होने वाला है, जय नौजवान होने वाला है। रोजगार अधिकार मार्च 2 दिसंबर लखनऊ चलो, यूपी मांगे रोजगार। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में रोजगार कितना दिया गया, इस पर भी हम भी नौजवानों से बात करेंगे। हालांकि पिछले 1 साल में उत्तर प्रदेश की सड़कें गवाह हैं कि रोजगार कितना दिया गया। कभी सिपाही भर्ती को लेकर के आंदोलन मोर्चा, उन पे लाठियां पड़ी, कभी दरोगा भर्ती को लेकर के, कभी यूपी SSS, इस प्रदेश पर अभिशाप जिसे मैं कहता हूं, यूपी SSS की भर्तियां, जहां पे 2 दर्जन भर्तियां आज भी लटकी पड़ी हैं। पिछली सरकारों की भर्तियां आज तक नहीं पूरी हो पाई हैं। कभी कृषि प्राविधिक सहायक, कभी गन्ना पर्यवेक्षक, ये भर्तियां क्यों अटकी हैं? आखिर इन नौजवानों का क्या कसूर है? उम्र इनकी गुजर जाएगी, एक्सपायरी डेट उम्र की सीमा है, उम्र तो बढ़ाते नहीं। नौकरियां 5 साल बीतने के बाद क्यों नहीं दी जाती? क्यों बेरोजगारी का दंश झेल रहा उत्तर प्रदेश? सबसे बड़ी बात है, इनसे मैं ये भी समझने की कोशिश करूंगा, सरकारी दावे रोजगार को लेकर बहुत भारी है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के आंकड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर, फेसबुक पेज पर पोस्टर लगा हुआ है। 4,03,000 कुछ का आंकड़ा है सरकारी नौकरियों का। क्या है उसकी हकीकत? कितने रोजगार दिए गए भाई? योगी सरकार बता रही है कि उत्तर प्रदेश में रोजगारों की बारिश हुई है, फिर ये रोजगार अधिकार मार्च की जरूरत क्यों पड़ी? जी, मैं योगी सरकार का अपना ही वादा उनको कहूंगा कि एक बार अपना मैनिफेस्टो विजिट करिए और सुनिए कि आपने क्या बोला था। वो बोल के आए थे कि हम प्रदेश में 70 लाख रोजगार देंगे, और 4 लाख का रोजगार जो किसी को कहीं नहीं मिला है, जो एक बहुत ही फर्जी आंकड़ा है, उसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि रोजगार देने में यूपी नंबर 1 हो गया है। जैसा कि आप कह रहे थे कि एक बार लखनऊ की सड़कों पर घूम कर देखिए और आपको पता चल जाएगा कि युवा हर दिन लाठी खाता है, हर दिन पुलिस से डंडे खाता है, और क्यों खाता है? क्योंकि वो सरकार से रोजगार मांग रहा है। सर, जिस तरह से किसानों की हालिया जीत हुई है निजीकरण के खिलाफ, नई शिक्षा नीति को ला करके सरकार पूरी तरह से शिक्षा को बेचना चाहती है, गरीबों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है, और हम युवा 2 दिसंबर को सरकार को ये बताना चाहते हैं कि बहुत हुई जुमलों और आंकड़ों की सरकार, आप यूपी मांगे रोजगार। ये बहुत हुई जुमलों और आंकड़ों की सरकार, अब यूपी मांगे रोजगार। हकीकत जो मेरी आंखों देखी है वो मैं आपको बता दूं। यहीं से थोड़ी दूर पर आरक्षण, 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित 100 दिन करीब हो गए होंगे, 100 दिन से ऊपर हो गए, वो धरने पर हैं। निशातगंज लखनऊ में वहाँ SCERT का दफ्तर है, वहाँ पर लगातार अनशन धरना जारी है। आंकड़ों की जहाँ तक बात है, कुछ आंकड़ों की हकीकत मैं भी बताता चलूँ। 2058 जो 4,03,000 का आंकड़ा है, उसमें 2058 का एक आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा, वो कृषि में दिया गया नौकरी में है, और साथ ही
यूपी SSC के भी खाते में है। यानी 2058 का आंकड़ा 2 बार आया है। वो 2058 पद हैं कृषि प्राविधिक सहायक के। यहाँ से इन युवाओं के बीच से मैं सरकार को, मुख्यमंत्री जी को ये अवगत करा दूं कि वो 2058 अभ्यर्थी आज भी सड़कों पर धक्के खा रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं नियुक्ति पत्र के लिए। उनको नियुक्ति नहीं मिली है। 2486 दरोगा जो 1 साल 8 दिन की ट्रेनिंग लेकर के 1 साल 8 दिन की ट्रेनिंग लेके आज भी घर में उनकी वर्दी टंगी है और हर दिन अरमान से देखते हैं कि ये वर्दी पहनने का मौका कब मिलेगा। 2486 प्रशिक्षु दरोगाओं में से 2 इस दुनिया में नहीं रहे, 2486 बचे हुए हैं, उनको भी नियुक्ति नहीं मिली है। ये आंकड़े जो 4,03,000 के हैं उसके कुछ नमूने मैंने बताए। हाँ, आप बताइए किस भर्ती है 25 लाख जो सरकारी पद आप कह रहे हैं खाली है, इसका क्या आपके पास पुख्ता कोई है कि 25 लाख पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में? जरा बताइए, प्रदेश के लोग जाने, युवा जाने। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो प्रदेश की सरकार जो एक बार दावा कर रही है कि वो 4.5 लाख रोजगार दी, 4.5 लाख रोजगार दी और एक बनवाने की बात कोशिश कर रही है। तो जैसे कि एक वाक्य है कि एक लाइन है कि हो तुमको पसंद जो बात वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। ये बात देश का युवा बिल्कुल अच्छे समझता है, उत्तर प्रदेश का युवा बिल्कुल अच्छे से समझता है कि अगर आप रात को रात कहेंगे, आप कहेंगे 4.5 लाख मिला तो हम मानने नहीं वाले। सबसे पहले तो 4.5 लाख कहाँ मिला बताइए, उसमें से कितना सम्मानजनक मिला रोजगार आप ये भी बताइए। और बात तो 70 लाख की थी, आप 4.5 लाख का पोस्टर कैसे लगा रहे पूरे प्रदेश के अंदर? ऐसा कौन सा पेपर है? पिछले 4 सालों में 27 पेपर लिए गए, 25 का पर्चा लीक है। यूपी टेट का भी आप एग्जाम्पल लीजिए। यूपी टेट का पर्चा आया, कुछ समय पहले पोस्टर शेयर किया गया बीजेपी फॉर इंडिया से कि हम यूपी टेट में बहुत भर्ती दे दिए। वही यूपी टेट के अभ्यर्थी उसी पर्चे को लगातार ट्रोल कर रहे हैं, ये कहते हुए कि हमारे साथ मजाक किया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती का आपने एग्जाम्पल दिया। थोड़े समय पहले यूपी पुलिस के अंदर गड़बड़ी हुई। ऐसा कोई यूपी SSC का अगर हम उदाहरण दें तो अभी तक 2017 के बाद से 19 में एक बार फाइनल चरण तक पहुंचा, उसके बाद एक बार भी पूरे चरण तक नहीं पहुंचा है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है। कुल मिला के पूरी संख्या जो पहुंचती है वो 25 लाख तक पहुंचती है। आज उत्तर प्रदेश के छात्र ये सीधा ऐलान कर रहे हैं कि आप जो बार बार हमको आंकड़ों में उलझा रहे हैं, आप आंकड़ों में मत उलझाइए, रोजगार कहाँ है ये बतलाइए। अब बार बार जिस तरह से सामाजिक न्याय को हाशिए में ढकेल रहे हैं योगी जी, बार बार हर जगह, जैसे हमने देखा कि जैसे साथी बता रहे थे एनईपी के तहत इतना ज्यादा निजीकरण और निजीकरण के तहत कहीं सामाजिक न्याय नहीं बचेगा। तो पूरे प्रदेश के अंदर ये जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जहाँ कॉर्पोरेटो दलालों को पहले तो खेती बेची गई और खेती को लड़ाई करके एक हद तक हमने जीता, अब शिक्षा को बेचने का जो काम किया जा रहा है, छात्र युवा इस चीज को नहीं मानेगा। और 2 दिसंबर को एक बड़े मार्च का ऐलान किया गया, एक बड़े संख्या में छात्र युवा विधानसभा का घेराव करेंगे अपनी बात को रखते हुए कि आंकड़ों में मत उलझाओ, रोजगार का ये बदलाव और यूपी मांगे रोजगार। केवल इस चीज के साथ एक बड़ी मुहिम छिड़ी हुई है और 2 दिसंबर को हमारा एक बड़ा मार्च होने जा रहा है। बेटा आप आओ, आगे आओ जरा, आओ। ये बताओ, ये आप लोग कह रहे हो यूपी मांगे रोजगार, पकौड़ा बेचने के लिए भी बताया गया था, पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, तो क्यों उस तरफ आप लोग पकौड़ा बेचने की नहीं तैयारी क्यों कर रहे हो? जब पकौड़ा बेचना होता तो फिर पढ़ते क्यों हम सब? अगर पकौड़ा ही बेचना होता तो फिर हम लोग पढ़ाई क्यों करते? पकौड़ा ही बेचते ना। नहीं तो पकौड़ा बेचना, पकौड़ी बेचना रोजगार है कि नहीं ये बताओ। नहीं, वो रोजगार थोड़े, वो तो मजदूरी है। अच्छा, नहीं, हाँ, आप रोजगार के लिए आप लोग मांग कर रहे हो। रोजगार 4,03,000 तो योगी जी के आंकड़े में है, उसके अलावा भी रोजगार के मौके पैदा हुए हैं। बताया जा रहा है कुल रोजगार जब से योगी सरकार बनी है, ये बताया जा रहा है कि करीब 4 करोड़ से ज़्यादा रोजगार दिए गए हैं। 4 करोड़ रोजगार मिलने के बावजूद भी ये मार्च क्यों? जी, अभी आप ही ने कहा था ना, उत्तर प्रदेश की सड़कों पे दिख रहा है कितना रोजगार दिया गया। अगर आप लखनऊ में देखें तो लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जुलाई से 69,000 शिक्षक भर्ती बैठे हुए, लेकिन आज तक उनसे कोई बातचीत नहीं। उनको मिला तो सिर्फ लाठीचार्ज, डंडे, यही अभी तक मिला है। तो ये एक बड़ा घोटाला है। इसी तरह से आप अगर पुलिस भर्ती देखें या SSC की परीक्षाएं देखें, सब में धांधलेबाजी, किसी को कोई रोजगार नहीं मिला। हम छात्र हैं, हम जानते कोई रोजगार नहीं मिला अभी तक की हमको। तो ये 4 करोड़ का आंकड़ा जो है, 4 करोड़ कुल रोजगार, 4 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां,
ये आंकड़े फिर कहाँ से आए हैं जब आप लोग उसको सही नहीं मान रहे? तो देखिए, बात बहुत साफ है, आपके दोनों बातों का जवाब बहुत साफ है। 4.5 साल में 4.5 लाख का रोजगार का दावा है, जिसमें 1,37,000 शिक्षा मित्रों के बाहर करने के बाद की नियुक्ति है। तो एक मतलब बहुत साफ है कि आप लगभग 1.5 लाख आपने नियुक्ति नहीं दिया, नहीं, बल्कि वो पुरानी नियुक्ति है जिसको हटा के आपने दिया। और हर साल उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, इससे ज़्यादा लोग रिटायर हो जा रहे हैं, तो आपने नियुक्तियां कहा नहीं की। और जो 4 करोड़ का आंकड़ा है, आप याद करिए, जो जुमला मोदी जी ने कहा था, पान बेचो पकौड़ा बेचो रोजगार है, इन्होंने कहा कर्जा भी जो दिए हैं उसको भी रोजगार में काउंट कर लिए। उन्होंने कहा कि अगर हमने आपको 50,000 कर्जा दिया है तो इसमें कम से कम 50 नौकरी तो पैदा ही हुई होगी। एक परिवार के 10 लोग होंगे, उन्होंने कोई दुकान खोला होगा और उसमें झाड़ू लगाने से लेके मोटर बनाने में सबको उन्होंने काउंट करके और कहा हमने 4 करोड़ दे दिया। ये महाभारत के संजय वाला दिव्य दृष्टि है, आंख बंद करके रोजगार पैदा किया गया है, आंख बंद करके रोजगार पैदा किया गया। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि ये हर एक काम को, जैसे अगर हमने कोई बेरोजगारी में पान की दुकान ही खोल लिया तो कहेंगे देखो उसने रोजगार पा लिया और इसके लिए हम श्रेय ले रहे हैं। सरकार उसको भी गिना रही है कि हाँ ये हमने रोजगार दिया। तो ये पूरा जो जुमला है उस सबको इन्होंने अपने आंकड़े में गिना दिया। जो कल तक रोजगार मिलता था एक सामान्य प्रक्रिया में, इन्होंने नियुक्ति पत्र बांट के अपना लेबल लगाया कि हर काम मुख्यमंत्री करता है। तो ये जो प्रचार के माध्यम से पूरे समाज के अंदर ये दिखावा है कि हमने रोजगार दिया, बल्कि रोजगार इन्होंने खत्म किया है। और मेरा ये मानना है कि 3.5 लाख अध्यापकों के पद खाली हैं उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक शिक्षक का, और ये कहते हैं कि प्राथमिक शिक्षक हमारे यहाँ ज़्यादा हैं। तो ये जो आंकड़ों में फंसाने की कोशिश है, इसमें नौजवान नहीं आएगा। और 2 दिसंबर को पूरे उत्तर प्रदेश का छात्र युवा यूपी मांगे रोजगार अभियान के तहत लखनऊ में मार्च करने जा रहा है, विधानसभा के घेराव करने जा रहा है। और हमने ये कहा है कि लाठी डंडों से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और अगर नौजवानों की बात नहीं सुनी गई तो आप जान लीजिए, आप 70 लाख का वादा करके सत्ता में आए थे और इस बार आपको 7 सीट भी नहीं मिलेगी। इन नौजवानों के बीच मेरा भी ज्ञान चक्षु थोड़ा खुल रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में डली सुपारी तंबाकू बेचना भी रोजगार में गिना जाने लगा है, सरकारी रोजगार में, कि सरकार ने दिया है। जूता पॉलिश, बूट पॉलिश, जो फिल्मों में देखते थे सिक्का उछालने वाला सीन, वो भी अब सरकार के रोजगार में है। ये नौजवान इनके बीच खड़े होकर मेरा भी कुछ ज्ञान बढ़ रहा है। मैं और थोड़ा इनसे बात कर लूँ। ये 2 तारीख को ये कहाँ से आप लोग का जो प्लान है, इसका प्रचार प्रसार आप कैसे कर रहे हो? कितने नौजवान बेरोजगार आप लोग को उम्मीद है कि यहाँ इकट्ठा होंगे लखनऊ? अब तक ये हमारा जो मोर्चा बना है, इसके तहत अब तक हम लोग 30 से 35 जिलों में लगभग हम लोग सम्मेलन कर चुके हैं। जिला जिला हम लोग जा रहे हैं। हमारा जो मोर्चा बना है वहाँ पे सम्मेलन करके हम लोग ये बता रहे हैं किस प्रकार से ये 1 नंबर का झूठा सरकार है। रोजगार के नाम पे इस देश के युवाओं को, चाहे वो मोदी जी हो जो इनका 2 करोड़ का जुमला था, अब तक जो हिसाब किताब लगाए तो 14 करोड़ हो जाना चाहिए था, जिसके नाम पे कोई रोजगार नहीं है। 2019-20 में 2 करोड़ रोजगार गए और अब तक कोरोना के बाद से अब तक 2 करोड़ रोजगार इस देश से जा चुके हैं। और उत्तर प्रदेश का जो बात करें, वो गांव-गांव जाके हम लोगों ने जिम्मेदारी उठाया है। शहर शहर जाके लोगों से हम लोग सम्मेलन करके ये बता रहे हैं। अभी पिछले दिनों हम लोग का एक बहुत बड़ा सम्मेलन गोरखपुर में हुआ और उसके बाद गोरखपुर से बनारस तक की एक रोजगार यात्रा हम लोगों ने निकाला। 5 दिवसीय वो यात्रा है, जहां वो यात्रा जिला जिला होते हुए जाएगी और बताएगी कैसे इस देश के युवाओं की, इस प्रदेश के युवाओं की, छात्रों की क्या स्थिति है। और उसके बाद अब पिछले ही दिनों लखनऊ में भी एक बहुत बड़ा हम लोगों ने सम्मेलन कराया। इस सम्मेलन के तहत आने वाले दिनों में, अब ये 2 तारीख को एक बहुत बड़ा विशाल मार्च लखनऊ में ही हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे। इस तरीके से हम लोग ये तमाम जितने विश्वविद्यालय हैं, जितने कॉलेज हैं, वहाँ जा रहे हैं, छात्रों से संवाद कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं किस प्रकार से झूठे आंकड़े हैं और इसकी क्या स्थिति है रोजगार की। देखिए, एक बात और मैं बता दूं, बीच में इनसे बात करते करते कुछ मैं अपनी बात भी रखता चलूं। 4 करोड़ से ज़्यादा, 5 करोड़ के आसपास, 5 करोड़ 6 करोड़ का आंकड़ा आ रहा है रोजगार का उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में। थोड़ा बहुत जो स्कूल में गणित मैंने पढ़ा था, उत्तर प्रदेश की आबादी 23-24 करोड़ की आबादी है। एक घर में 5-6 सदस्य हैं।
यानी 4 करोड़ 5 करोड़ या 6 करोड़ परिवार होंगे। अगर 6 करोड़ रोजगार 5 साल में दिए गए तो इस प्रदेश में किसी परिवार में ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी बेरोजगार रोजगार न पाया हो इस सरकार में। अगर ऐसा है तो इस उत्तर प्रदेश में वाकई रामराज आना चाहिए था। ये पोस्टर छपवाने पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए था इन युवाओं को। जिस प्रदेश में मुखिया ने हर घर में रोजगार दे दिया, उस प्रदेश में किसी मार्च की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि 2022 का मार्च बहुत कुछ तय करेगा, उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी और तकदीर भी 2022 का मार्च। लेकिन 2 दिसंबर पे उस मार्च से पहले, उस मार्च महीने से पहले 2 दिसंबर को युवाओं का मार्च है लखनऊ में। इस पर निगाह आप भी रखिएगा, हम भी रखेंगे। एक साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले बार मैं आज सुबह से कह रहा हूँ, जय किसान और जय जवान। किसान जीत रहे हैं, जवान जीतने की तैयारी कर रहा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है चुनाव की भी चर्चा युवाओं के बीच अगर न हो। सियासी थोड़ा होना पड़ता है, मुझे भी सियासी इसलिए कि हम एक डेमोक्रेसी के नागरिक हैं। इन युवाओं को भी इसमें से हो सकता है कुछ युवा ऐसे हों जो पहली बार मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, कुछ हो सकता है दूसरी बार करें। सब अभी जब रोजगार मांग रहे हैं तो पहली दूसरी बार वाले होंगे, तो इनसे न चर्चा करें तो लोकतंत्र के लिए कमजोरी होगी। 2022 का चुनाव आ रहा है, युवाओं के मन में क्या है? जी, युवाओं के मन में केवल और केवल आक्रोश है, चाहे वो और युवाओं की ही बात आप क्यों करते हैं, महिलाओं के मन में आक्रोश है, दलित पिछड़े वर्ग के मन में आक्रोश है। तमाम ऐसे वर्ग जिनकी सरकार दिन प्रतिदिन दमन करती है, महिलाओं पर अत्याचार पिछले सरकार में बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, दलितों पर अत्याचार बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, और युवाओं जो बेरोजगारी की मार खा रहे हैं उन्होंने तो ठान ही लिया है कि अगला मार्च योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में आखिरी मार्च होगा। इसके बाद से वो कुर्सी पर कभी आ नहीं पाएंगे, युवाओं ने ठान लिया है। ये युवाओं का फाइनल निर्णय है, डिसीजन। अच्छा, एक महिलाओं की बात किए, जरा बिटिया आगे आओ आप। ये बताओ, हम लगातार टीवी पे, हम भी टीवी देखते हैं, चलाते भी टीवी हैं और देखते भी टीवी हैं, बड़े बड़े टीवी। उसमें देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा पे बहुत काम हुआ है। वो एंटी रोमियो स्क्वाड, लैला मजनू, क्या क्या स्क्वाड बने सब। तो अब आप लोग सुरक्षित महसूस करते हो? जी बिल्कुल नहीं। जिस तरह से सरकार का एक दिखाने का तरीका है कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित प्रदेश है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एकदम नीचे लेवल पे, अगर आप कैंपसेस में ही देख लें तो कैंपसेस में महिला विरोधी कानून कितने आते हैं कि आपको हर समय बताया जाता है कि आप किस तरह से ड्रेसअप करोगे, या किस तरह आपको आके अगर आप रात में टहलना चाहते तो आपको बताएंगे आप इस समय नहीं जा सकते हैं। तो महिला के लिए बिल्कुल सेफ जगह नहीं है उत्तर प्रदेश। और जिस तरह से NEP ला रहे हैं, NEP कितना महिला विरोधी एक शिक्षा नीति है, उसमें कितना महिलाओं को शिक्षा से दूर कर दिया जाएगा। अच्छा, एक मिनट पहले, NEP हम ये चाह रहे हैं कि सिर्फ छात्र और बच्चे नहीं, हमारे साथ देखिए आज किसानों का यहाँ पूरा सैलाब है। उत्तर प्रदेश का हर आदमी, हर नागरिक, हर किसान, नौजवान, बूढ़ा, जवान, महिला, पुरुष, NEP सब जाने। NEP जरा समझाओ, देसी भाषा में एकदम समझाओ, NEP क्या है? जी, NEP 2020 नई शिक्षा नीति, एक शिक्षा नीति लाए हैं जिसमें इन्होंने कई सारे चेंजेस किए हैं, जैसे कि कुछ कोर्सेज ख़त्म कर दिए गए हैं और कुछ की कई सारे जो अलग अलग कॉलेजेस उनको हटा के एक ही कॉलेज करेंगे। तो जो गांव में बच्चा पढ़ रहा है, जो 5 किलोमीटर दूरी पे एक कॉलेज पे जा सकता था, अब वो कॉलेज उससे 50 किलोमीटर की दूरी पे हो गया। तो कई बच्चे इस तरह से दूर हो जाएंगे शिक्षा से। फिर NEP में जिस तरह से निजीकरण कर रहे हैं, कॉलेजेस का निजीकरण किसी अडानी अंबानी के हाथ में दे देंगे, तो जब वो उनके हाथ में होगा तो पैसे किससे लेगा? पैसे हम बच्चों से लेगा, हमारी फीस बढ़ेंगी, सेल्फ फाइनेंस के कोर्सेज बढ़ेंगे। NEP अगर आप सबसे सिंपल और सबसे देहाती शब्दों में ये जानना चाहें तो NEP एक ऐसी शिक्षा नीति है जो गरीबों के खिलाफ है, जो महिलाओं के खिलाफ है, जो दलित पिछड़े वंचित वर्ग हैं उनके कैसे खिलाफ है, ये समझाओ। उस पूरे 70 पेज का सरकार एक ड्राफ्ट लाई थी जिसने उन्हें बताया था कि हमारे क्या क्या पॉलिसीज हैं। उस पूरे 70 पेज के ड्राफ्ट में सामाजिक न्याय का एक शब्द नहीं है। जो रिजर्वेशन हमारा संविधान देता है, सरकार ने उसको पूरी तरह से शिक्षा नीति में खत्म कर दिया है, जिससे समाज के तमाम वर्ग हैं जो शिक्षा पाने के से वंचित हो जाएंगे। दूसरी बात, NEP के आने की वजह से विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में बेतरतीबी से फीस की बढ़ोतरी हुई है। जिस समाज में, जिस देश में मोदी सरकार के
बहुत ही क्रूर तरीके से लॉकडाउन लगाने और कोविड से मिसमैनेजमेंट के दौरान गरीबी बढ़ गई है, भुखमरी बढ़ गई है, भुखमरी में हमारा देश नंबर 1 चल रहा है, उसमें आप कैसे उम्मीद करते हैं कि जो आप कॉलेजों की फीस बढ़ाएंगे और देश में जो युवा है, जो गरीब घर के छात्र हैं, वो शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। एनईपी सबसे सिंपल शब्दों में सिस्टमैटिक तरीके से युवाओं को और दलित और वंचित पिछड़े वर्ग को और गरीबों को शिक्षा से बाहर करने का एक सीधा तरीका है। देखिए, ये युवा बता रहे हैं कि एनईपी वंचित, शोषित, गरीब, पिछड़े, दलित को शिक्षा से दूर करने का एक दांव है, एक साजिश है। लेकिन एक बात है, ये हल्के फुल्के में बता रहा हूँ कि कह रहे हैं शिक्षा महंगी होगी। इस देश में पिछले 7 सालों में जहाँ तक मैं सुनता हूँ चर्चाओं में, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी खुली है जहाँ पे शिक्षा मुफ्त है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुल गई तब फिर एनईपी का है चिंता भाई आप लोग को? हाँ, सही बात है। देश तो आज़ाद 2014 से हुआ है, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान यही है। और ये चाहते हैं कि ये मान लें इस देश में सब खुशहाल हैं। जौनपुर में 3 बहनें जाके भुखमरी से आत्महत्या कर ली, लेकिन यहाँ पे सबके पास खाद्यान्न मुफ्त में मिल रहा है। और आप समझिएगा कि ये शिक्षा को किया क्या, ये देश अभी भी शिक्षित नहीं हो पा रहा है। और ये कह रहे हैं कि अब जो हम पहले बजट देते थे अब हम कर्जा देंगे। और आप सोचिएगा कि 25% आरटीई के बाद जो गरीब बच्चों को एडमिशन मिलना था वो तो मिला नहीं। बहुपरती शिक्षा प्रणाली इस देश में लागू है, जिसके पास पैसा हो वो पढ़ाए और जिसके पास पैसा ना हो वो बच्चों को मजदूर बनाए। ये यही चाहते हैं कि एक बड़ा समाज फिर से गुलामी में जिंदा रहे और उसको पढ़ने लिखने का हक ना हो, वो रोजगार के अधिकार के लिए ना बोले, वो सम्मान के साथ ना जिए और हम जो कहें वो मान ले। ये कुछ लोग जो इस देश के अंदर प्रभुत्वशाली लोग हैं वो चाहते हैं कि दुनिया उनके इशारे पे नाचे, जो गलत है। और शिक्षा में ये बदलाव कतई मंजूर नहीं है। एनईपी 2020 रद्द होना चाहिए। अच्छा, 2014 वाली आज़ादी की बात आपने भी कर दी। कंगना रनौत फेवरेट है क्या आपकी? मतलब इस वक्त व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों के लिए बहुत फेवरेट है। उनकी सबसे बड़ी शिक्षिका हैं इस वक्त कि वो देश को बता रही हैं कि जब से मोदी जी आए हैं तभी से शायद ये देश है, उसके पहले शायद ये भारत जैसा देश कुछ था नहीं। और ये आज़ादी उनके हिसाब से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हिसाब से भीख में मिली थी। उनके हिसाब से ये जो किसान लड़ रहा है, ये सब मतलब अपनी जो एक किसान अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहा है। मतलब एक तरीके से यही कंगना रनौत नहीं, यही मोदी जी थे जो इन किसानों को खालिस्तानी बोलते थे, आतंकवादी, ना जाने क्या क्या बोलते थे। और इन्हीं किसानों से माफ़ी मांगनी पड़ी। अब बेचारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों का पूरा ज्ञान फेल हो गया। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो पहले खालिस्तानी थे कि अब जिनसे माफ़ी मांगे वो किसान थे। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों का अब ये थोड़ा सा समस्या भी है अभी मौजूदा दौर में। चलिए, आपने सुना, इस पे 2 दिसंबर तक हमारी निगाह रहेगी। लेकिन एक बात तो तय है, आज इको गार्डन में एक ये तस्वीर जो देखने को मिली, इस तस्वीर से कुछ संकेत आप भी निकाल सकते हैं। संकेत ये देने के लिए काफ़ी है कि इस ग्राउंड में उत्तर प्रदेश का बुजुर्ग किसान और बेरोजगार नौजवान दोनों एक साथ खड़े हैं। जब बुजुर्ग और नौजवान, युवा और किसान ये सब एक साथ आ जाएं तो सियासत में भी एक बड़ा संकेत जाता है। इस संकेत को वक्त है सरकारें और सियासी दल समझें। नहीं समझेंगे तो माफ़ी भी कितने बार मांगी जाएगी। सियासी माफिया भी लोग कबूलते नहीं हैं। यहाँ पर मैं माफ़ी पे कई बार बात कर चुका। किसान मोदी जी की माफ़ी कबूल करने को तैयार नहीं है। और अब ये नौजवानों ने उत्तर प्रदेश में डंका बजाने के लिए, मार्च करने के लिए ऐलान किया है। 2 दिसंबर को इनके मार्च पर होगी हमारी नज़र और हमारी टीम भी होगी इनके मार्च के साथ, इन नौजवानों की। देखते हैं उत्तर प्रदेश में इन नौजवानों की संख्या, कितनी संख्या लखनऊ में इकट्ठा होती है और क्या संदेश जाता है। फिलहाल अभी हम किसानों के बीच चलेंगे और किसानों से करेंगे बातचीत।